हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और स्टार्ट करते हैं आज 19 जून 2026 का करंट अफेयर्स, जो कि यूपीएससी, सीएससी और यूपीपीसीएस स्टेट एग्जाम, वनडे एग्जाम, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और खासकर उन एग्जामों में जहां पर भी आंसर राइटिंग की बात आती है, जैसे यूपीएससी और पीसीएस और आरओ। पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो राष्ट्रीय एवं शासन से जुड़ा होगा, जो कि सामान्य अध्ययन पेपर 2 से इसको हम जोड़ के देख सकते हैं, जिसमें राज्य व्यवस्था, संवैधानिक ढांचा और महत्वपूर्ण सरकारी पहलें होंगी। जो भी इधर बीच जो है कुछ हफ्तों से ये सारी चीजें देखने को मिली हैं, जो जीएस पेपर सेकंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, और ये मैपिंग का भी पार्ट इसमें रहेगा। हमारा पहला टॉपिक है टेलीग्राम एवं आईटी एक्ट धारा 69A। ये सुरक्षा संबंधी चिंताएं, ये इसलिए लाया गया है क्योंकि अभी हाल ही में नीट का पेपर जो लीक हुआ गया था, उसमें कुछ ऐसे पॉइंट आए थे या ऐसी चीजें पकड़ में आई थी कि शायद टेलीग्राम के थ्रू ऐसी चीजें जो है की गई हैं। मतलब पेपर लीक वगैरह को जो अंजाम दिया गया था, उसमें टेलीग्राम का एक बहुत बड़ा हाथ आया था, इसलिए ऐसा किया गया था। केंद्र सरकार ने 22 जून तक बचाव करते हुए 14C के आकलन में नया डार्क वेब माना है, और इसलिए केंद्र सरकार ने क्या किया था, ये जो है इस पे रोक लगा दिया था टेलीग्राम पे। ठीक है, तो सरकार ने माना कि जो टेलीग्राम है ये एक नया डार्क वेब बन गया है, और यह जो है यह मंच परीक्षा और पेपर लीक पहचान छिपाने का मुख्य जरिया बन गया है। तो इसमें एक जो वर्ड आया है, ये डार्क वेब। डार्क वेब क्या होता है? ये एक टर्म हो सकता है जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड जहाँ पे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहां पूछा जा सकता है, या फिर टेक्नोलॉजी। तो देखिए, इंटरनेट के 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहला होता है सरफेस वेब। सरफेस वेब में 4 से 5% हिस्सा केवल होता है। वो 4 से 5% हिस्सा वो होता है जो हम और आप प्रयोग करते हैं, जैसे गूगल, विकिपीडिया, सरकारी वेबसाइट्स, सर्च इंजन, जिनको आसानी से हम सर्च कर सकते हैं। दूसरा होता है डीप वेब। डीप वेब वो होता है जहाँ पे पासवर्ड की नीड होती है, जैसे कि जो है हमारा हो गया ईमेल इनबॉक्स, हो गया बैंक अकाउंट्स, हो गया ऑनलाइन पोर्टल, हो गए प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, हो गए, ये सब डीप वेब के अंदर आते हैं। और थर्ड होता है डार्क वेब। डार्क वेब जो होता है, ये सबसे लास्ट में होता है, सबसे छुपा हुआ होता है, जिसे जानबूझकर कुछ गतिविधियों को अंजाम देने के लिए छुपाया जाता है। इनमें इनका जो डोमेन नेम होता है वो .com या .in से स्टार्ट नहीं होता है, बल्कि .online से स्टार्ट होता है। डार्क वेब काम कैसे करता है? तो देखिए, ये जो है बहुत जैसे फर्जी प्रमाण पत्र, गलत तरीके से जो है पेपर लीक करना है, कुछ लाइसेंस बनवाने, इन सब तरीकों से गलत प्रयोग के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है, और अच्छे कामों के लिए थोड़ा कम ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में देखा गया कि टेलीग्राम के ज़रिए नीट के पेपर को लीक करने की बहुत बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया। इंटरनेट को सबसे पहले न्यायिक चुनौती देते हुए अनुराधा भसीन मामले पर आधारित है, और अनुराधा भसीन मामला जो आया था 2020 में, उस वहां पर इसको जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये एक मौलिक अधिकार के रूप में इसको दिया गया था कि आप इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी तरीके से गलत वे में यूज होता है तो गवर्नमेंट के पास तो ये पावर रहती है कि वो उस पर रोक वगैरह लगा सके। बुनियादी ढांचा एवं हरित ऊर्जा, ये जो टॉपिक है ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ये फर्स्ट में भी पूछा जा सकता है क्योंकि ज्योग्राफी वगैरह होता है। GHCI पोर्टल एवं स्मार्ट शहर। GHCI पोर्टल का शुभारंभ MNRE ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत पारदर्शी सत्यापन और प्रमाणन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल शुरू किया है। ये कब शुरू किया? जो 1 जुलाई 2026 से सक्रिय हो जाएगा। जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, इसकी शुरुआत 4 जनवरी 2023 से हुई थी। 4 जैन 2023
जो 2023 से इसकी शुरुआत हुई थी, लॉन्च की गई थी और उसी के तहत ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो ये मिशन था। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसे क्यों लॉन्च किया गया था? क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन से कार्बन डाइऑक्साइड कम बिल्कुल नहीं निकलती है, प्रदूषण नहीं होता है और इसके उप उत्पाद के रूप में केवल पानी या भाप निकलता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती है। और ये सबसे बड़ा सहायक होगा 2070 तक नेट जीरो जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। 2047 तक हम जहाँ पर विकसित भारत की बात करते हैं, वहीं पर ऊर्जा स्वतंत्र के रूप में हम इसे पाएंगे। 2026 में इस पोर्टल को इसी के तहत लॉन्च किया गया है। ये इसी मिशन का हिस्सा है, ताकि देश में बन रही जो हाइड्रोजन हरित प्रामाणिकता को वैश्विक मानकों पर परखा जा सके। वहीं पर नमो सिटीज़ को मंजूरी दी गई है, जो कि दिल्ली से जो एनसीआर से जुड़े हुए हैं, जैसे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इनमें नमो भारत रैपिड रेल कॉरिडोर के साथ 4 नए हरित स्मार्ट हब बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ये 4 शहर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बनाए जाएंगे। वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, जो यहाँ पे लिखा गया है। नमो सिटीज को 5,000 करोड़ के बजट के साथ चैलेंज मोड में विकसित किया जा रहा है, वैश्विक निर्यात मानकों को पूरा करने के लिए। ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल, ये एक इमेज है कि जब हाइड्रोजन मिशन होगा, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, तो फिर उससे एनवायरनमेंट साफ रहेगा। देखो ग्रीनरी भी रहेगी और क्योंकि जो है CO2 नहीं निकलता है, उससे प्रदूषण नहीं होता है, एयर भी स्वच्छ रहे। अगला हमारा टॉपिक जो भी इससे होंगे वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़े कुछ मुद्दे हैं, जो ये भी सामान्य अध्ययन पेपर 2 से जुड़ा हुआ है। भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह। अमेरिका ईरान के बीच में ऐतिहासिक समझौता हुआ है। यह समझौता 14 सूत्रीय समझौता है, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति पेजेस्कियन ने 60 दिवसीय शांति रोड मैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत ईरान AIAEA की सीधी निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम को डाउन ब्लेंड डाउन ब्लेंड करेगा। इसका मतलब ये है कि ये मेन करके ये हुआ कि जो ईरान के पास में यूरेनियम के संवर्धित भंडार है, उनको वो कम से कम उनकी क्षमता करेगा, ताकि वो न्यूक्लियर जो बम है या न्यूक्लियर जो हथियार है उनको ना बना सके। और साथ में ही जब वो ये उसने ईरान की तरफ से कहा गया कि वो यूरेनियम जैसे परमाणु बम नहीं बनाएगा, तो साथ में अमेरिका की तरफ से जो प्रतिबंध लगे हुए थे उनमें कुछ ढील दी गई है। इसी के तहत बदले में अमेरिका ईरान पर लगे प्रतिबंधों में ढील देगा, सुरक्षा चिंताओं को दूर करते हुए सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण जल डमरू मध्य हॉर्मुज को बिना किसी बाधा के खुला रखा जाएगा। मैपिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट है, ये पर्शियन गल्फ और अरब सी को जोड़ता है। फिर इसके उत्तर में हम देखते हैं कि ईरान है। इसके पश्चिम में इराक और सऊदी अरब आते हैं। इसके दक्षिण में यूएई और ओमान आते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण जो ये ओमान है, ओमान का एक मसुंदम प्रायद्वीप है, जो इस सक्रिय रास्ते से दक्षिणी छोर में बिल्कुल थोड़ा सा जुड़ता है, स्थिर है। हमारा टॉपिक जो है वो भारत फ्रांस और भारत इनोवेट्स 2026 द्विपक्षीय नवाचार शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोनीस, इन्होंने भारत में नवाचार के लिए जो है भारत इनोवेशन 2026 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। नवाचार रोड मैप 2030 तक के लिए जो है इस पे चर्चाएं हुई हैं। दोनों देशों के अनुसंधान और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़ने के लिए औपचारिक रूप से अपनाया गया। AI गवर्नेंस पर संयुक्त
कार्य समूह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नियमन और सुरक्षा मानकों पर सीधा समन्वय किया गया। एआई जिस हिसाब से बढ़ता जा रहा है, एआई का यूजेस लोग डेली यूजेस की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तो इस पे बहुत ज़्यादा मतलब सुरक्षा की ज़रूरत है, क्योंकि एआई यूज करने वाले पे डिपेंड है कि उसको पॉजिटिव टर्म में यूज करता है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव टर्म में यूज किया गया तब तो ह्यूमंस के लिए बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर नेगेटिव टर्म्स में तो ये बहुत जो है गलत इम्पैक्ट देगा। जैसे एक लाइन होती है कि विज्ञान वरदान और अभिशाप, तो ये दोनों ही है। अगला है यूपीआई का विस्तार। फ्रांस के रिटेल नेटवर्क में यूपीआई भुगतान प्रणालियों का पूर्ण रोल आउट किया गया। मोदी और फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे उनकी पिक। अगला हमारा टॉपिक है पर्यावरण, कृषि एवं जैव विविधता से। पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और तकनीकी प्रगति, ये सारे टॉपिक्स इसमें आते हैं। ये जीएस पेपर 3rd से जुड़ता है यूपीएससी और यूपीपीसीएस में, और वनडे एग्जाम्स में भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जलवायु अनुकूलन एवं जैव विविधता। स्मार्ट बीज कोटिंग तकनीकी। भारत में पेटेंट कराई गई पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कोटिंग तकनीकी विकसित की गई। यह अंकुरित होते हुए बीजों को अत्यधिक सूखे, मिट्टी की भीषण गर्मी, अत्यधिक जल भराव जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों से सुरक्षा प्रदान करती है। ये भारत के कृषि के लिए बहुत बड़ी मतलब एक उपलब्धि होगी अगर ऐसा पूरी तरह हो जाता है, क्योंकि भारत की जो कृषि है वो पूरी तरह से मानसून पे निर्भर करती है। और प्रेजेंट टाइम में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से मानसून जो है वो कभी टाइम से पहले आ जाता है, कभी टाइम के बाद आता है, कभी आता ही नहीं है। अल नीनो और ला नीनो की वजह से कभी-कभी जहाँ पे सूखा होता है वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। जैसे पिछले साल में हमने देखा कि राजस्थान में बाढ़ आ गई, और कभी-कभी जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ सूखा पड़ रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए अगर अत्यधिक सूखे में, मिट्टी की भीषण गर्मी में, अत्यधिक जल भराव में, प्रतिकूल परिस्थितियों में अगर सुरक्षा प्रदान होती है बीजों को, यानी फसल उत्पादन में सहायक हैं ये बीज, तो निश्चित रूप से किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, और जो किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है उसको भी मदद मिलेगी। भारत की जो जीडीपी है वो ग्रोथ बढ़ेगी, और भारत जो है आर्थिक रूप से समृद्ध। भारत में 100 रामसर स्थल हो गए हैं, जो कि ये भारत के लिए ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा संकेत है। भारत ने आधिकारिक तौर पर अपने 100 रामसर आर्द्र भूमियों को ऐतिहासिक संख्या को छू लिया है। यह संरक्षण की दिशा में देश की नीतिगत सफलता और अंतर्देशीय दलदली प्रणालियों की संरक्षण प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और हाल ही में अभी सुरहाताल बलिया को जो है भारत में उत्तर प्रदेश में 13वां रामसर स्थल घोषित किया गया। अब उत्तर प्रदेश जो है वो देश में सेकेंड नंबर पर, और तमिलनाडु पूरे देश में फर्स्ट नंबर पर है। तमिलनाडु में 20 रामसर स्थल हैं, जबकि यूपी में 13। अगला हमारा टॉपिक जनसांख्यिकी तनाव बिंदु से है। ये 1/3 स्नातक बेरोजगार की संख्या दिखाती है कि 3 बेरोजगार जो हैं उनमें से एक स्नातक जो कर चुका है वो बेरोजगार है, यानी जिसने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट कर ली है। हालिया राष्ट्रीय सम रिपोर्टों के अनुसार देश में उच्च शिक्षा की क्षमता के बावजूद लगभग 1/3 डिग्रीधारी युवा रोजगार से वंचित हैं। कारण और प्रभाव। आईटी क्षेत्र में पारंपरिक भर्ती मॉडल में आई सुस्ती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनित ऑटोमेशन ने कौशल अंतर को बढ़ा दिया है। जो काम पहले 4 इंसान मिलकर करते थे या 10, वो एआई जो है अकेले कर दे रहा है। इससे जो है नौकरियों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए तकनीकी पाठ्यक्रमों में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। अब आवश्यकता है कि नॉर्मल डिग्रियां लेने से कोई जॉब वगैरह नहीं मिल सकती है, बल्कि टेक्निकल डिग्रियां लेनी होंगी, और वो भी कौशल दक्ष होना चाहिए, ना कि सिर्फ डिग्रियां होनी चाहिए। अगला हमारा टॉपिक ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। वित्तीय एवं स्वास्थ्य अनुपालन। ARIFSC का शुभारंभ। मनी लॉन्ड्रिंग और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय मंच स्थापित किया गया है। इसका सचिवालय पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया PCI द्वारा संचालित होगा।
वहीं पर एक ये जो मुद्दा है कफ सिरप पर सख्त नियम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी हाल-फिलहाल में कुछ दिनों पहले हम लोगों ने देखा था कि कफ सिरप पीने की वजह से बहुत सारे बच्चों की जान चली गई थी। दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कफ सिरप को ड्रग्स रूल्स के शेड्यूल के से बाहर किया गया है। अब इनकी बिक्री के लिए डॉक्टर का पर्चा अनिवार्य होगा। यानी बिना डॉक्टर के लिखे हुए आप कफ सिरप नहीं ले सकते हैं। पहले क्या होता था, झोला छाप डॉक्टर या फिर लोग अपने ही आप जो है बच्चों मेडिकल स्टोर से जाके और बता के दवाई ले लेते थे, जब भी बच्चों को कफ वगैरह बलगम बनता था। तो ये इस चीज़ को बंद कर दिया गया है, डॉक्टर का लिखे ज़रूर होना चाहिए और दूसरी बात है ये शेड्यूल के से बाहर किया गया है। ये वन डे एग्ज़ाम्स में ऐसे पूछ सकते हैं या फिर वन लाइनर में कि मतलब किस रूल्स के तहत इसको बाहर किया गया है, ड्रग्स रूल्स के शेड्यूल के से बाहर किया गया है। डीईजी और ईजी की रोकथाम या कठोर कदम कफ सिरप में जानलेवा संदूषकों यानी जो भी जानलेवा पदार्थ उसमें मिलाए जाते हैं जैसे डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल को मिलावट को पूरी तरह से रोकने के लिए उठाया गया है। ये भी एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं कि कफ सिरप में कौन से ऐसे जानलेवा संदूषकों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको याद रखना है डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल को। ये कुछ इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट्स या फिर तुरंत वनडे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पूछा गया है एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026। एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 किसके किसके मध्य हुआ है? तो ये रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना द्वारा आयोजित किया जाएगा और इसमें बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारतीय वायुसेना भी भाग लेगी। यानी एक्सरसाइज पिच ब्लैक जो है वो रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना ने इसको आयोजित किया है और भारत की जो वायुसेना है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। अगला है ईपीएफ ब्याज दरें। श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर वित्तीय क्षेत्र वर्ष 2025-26 के लिए जो ईपीएफ है वो 8.25 की ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। अगला इम्पोर्टेंट है निपाह और इबोला अलर्ट। डब्ल्यूएचओ ने निपाह और इबोला अलर्ट किया हुआ है। ये केरल सरकार से दक्षिणी सूडान से लौटी महिला में संदिग्ध इबोला संक्रमण और राज्य में निपाह वायरस की सक्रिय निगरानी के लिए ऐसा किया गया है। अगला है आर प्रज्ञानंद। आर प्रज्ञानंद को प्रतिष्ठित नॉर्वे चेस 2026 का ऐतिहासिक खिताब जीतने वाले पहले भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो इस तरह से हमारा आज का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरा चैनल प्लीज़ देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और आप सबको थैंक यू। मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट दीजिए और जो है आपको कैसा लगा पढ़ के बताइएगा। थैंक यू सो मच।